नमस्कार दोस्तों, 9वें एपिसोड में महात्मा गांधी की आत्मकथा के दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों को आगे बढ़ाते हैं। इसका शीर्षक है कुली समझे जाने का अनुभव। ऑरेंज फ्री स्टेट में तो एक कानून बनाकर सन 1888 में या उससे पहले हिंदुस्तानियों के सब हक छीन लिए गए थे। वहाँ हिंदुस्तानियों के लिए सिर्फ होटल के वेटर के रूप में काम करने या ऐसी ही कोई दूसरी मजदूरी करने की ही गुंजाइश रह गई थी। जो व्यापारी हिंदुस्तानी थे उन्हें नाम मात्र का मुआवजा देकर निकाल दिया गया था। हिंदुस्तानी व्यापारियों ने अर्जियां वगैरह भेजीं, पर वहाँ उनकी तूती की आवाज़ कौन सुनता। ट्रांसवाल में सन 1885 में एक बड़ा कानून बना। 1886 में उसमें कुछ सुधार हुआ। उसके फलस्वरूप यह तय हुआ कि हर एक हिंदुस्तानी को प्रवेश फीस के रूप में 3 पाउंड जमा करानी चाहिए। उनके लिए अलग छोड़ी गई जगह में ही वह ज़मीन मालिक हो सकते थे, पर वहाँ भी उन्हें व्यवहार में ज़मीन का स्वामित्व नहीं मिला। उन्हें मताधिकार भी नहीं दिया गया था। ये तो खास एशिया वासियों के लिए बने कानून थे। इसके अलावा जो कानून काले रंग के लोगों को लागू होते थे वह भी एशिया वासियों पर लागू होते थे। उनके अनुसार हिंदुस्तानी लोग पटरी यानी फुटपाथ पर अधिकार पूर्वक चल नहीं सकते थे और रात 9 बजे के बाद परवाने के बिना बाहर नहीं निकल सकते थे। इस अंतिम कानून का अमल हिंदुस्तानियों पर न्यूनाधिक प्रमाण में होता था, जिनकी गिनती अरबों में होती थी। वह बतौर मेहरबानी के इस नियम के मुक्त समझे जाते थे। मतलब यह कि इस तरह की राहत देना पुलिस की मर्जी पर रहता था। इन दोनों नियमों का प्रभाव स्वयं मुझ पर क्या पड़ेगा, इसकी जांच मुझे करानी पड़ी थी। मैं अक्सर मिस्टर कोट्स के साथ रात को घूमने जाया करता था। कभी कभार घर पहुंचने में 10 भी बज जाते थे। अतएव पुलिस मुझे पकड़े तो यह डर जितना स्वयं मुझे था उससे अधिक मिस्टर कोट्स को था। अपने हब्सियों को तो वह ही परवाने देते थे, लेकिन मुझे परवाना कैसे दे सकते थे। मालिक अपने नौकर को ही परवाना देने का अधिकारी था। मैं लेना चाहूं और मिस्टर कोट्स देने को तैयार हो जाएं तो भी वह नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वैसा करना विश्वासघात माना जाता। इसलिए मिस्टर कोट्स या उनके कोई मित्र मुझे वहाँ के सरकारी वकील डॉक्टर क्राउजे के पास ले गए। हम दोनों एक ही इनके वरिष्ठ निकले। उन्हें यह बात असहाय जान पड़ती थी कि रात 9 बजे के बाद बाहर निकलने के लिए मुझे परवाना लेना चाहिए। उन्होंने मेरे प्रति सहानुभूति प्रकट की। मुझे परवाना देने के बदले उन्होंने अपनी तरफ से एक पत्र दिया। उसका आशय यह था कि मैं चाहे जिस समय चाहे जहां जाऊं, पुलिस को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। मैं इस पत्र को हमेशा अपने साथ रखकर घूमने निकलता था। कभी उसका उपयोग नहीं करना पड़ा, लेकिन इसे तो केवल संयोग ही समझना चाहिए। पटरी पर चलने का प्रश्न मेरे लिए कुछ गंभीर परिणाम वाला सिद्ध हुआ। मैं हमेशा प्रेसिडेंट स्ट्रीट के रास्ते एक खुले मैदान में घूमने जाया करता था। इस मोहल्ले में प्रेसिडेंट क्रूगर का घर था। वह घर सब तरह के आडंबरों से रहित था। इसके चारों ओर कोई अहाता भी न था आसपास के दूसरे घरों में, और इसमें फ़र्क नहीं मालूम होता था। प्रिटोरिया में कई लखपतियों के घर इसी तुलना में बहुत बड़े शानदार अहाते वाले थे। प्रेसिडेंट की सादगी प्रसिद्ध थी। घर के सामने पहरा देने वाले संतरी को देखकर ही पता चलता था कि वह किसी अधिकारी के घर है। मैं प्रायः हमेशा ही इस सिपाही के बिल्कुल पास से होकर निकलता था, पर मुझे कुछ नहीं कहता था। सिपाही समय समय पर बदला करते थे। एक बार एक सिपाही ने बिना चेताए, बिना पटरी पर से उतर जाने को कहे मुझे धक्का मारा, लात मारी और नीचे उतार दिया। मैं तो गहरे सोच में पड़ गया। लात मारने का कारण पूछने से पहले मिस्टर कोट्स ने, जो उसी समय घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजर रहे थे, मुझे पुकारा और कहा, गांधी, मैंने सब देखा है। आप मुकदमा चलाना चाहें तो मैं गवाही दूंगा। मुझे इस बात का बहुत खेद है कि आप पर इस तरह हमला किया गया। मैंने कहा, इसमें खेद का कोई कारण नहीं है। सिपाही बेचारा क्या जाने, उसके लिए तो काले काले सब एक से हैं। वह हब्सियों को इसी तरह पटरी से उतारता होगा, इसलिए उसने मुझे ही धक्का मारा। मैंने तो नियम ही बना लिया है कि मुझ पर जो बीतेगी उसके लिए मैं कभी अदालत में नहीं जाऊंगा, इसलिए मुझे मुकदमा नहीं चलाना है। यह तो अपने अपने स्वभाव के अनुरूप की बात कही है, पर आप इस पर फिर से सोचिए। ऐसे आदमी को कुछ सबक तो
देना ही चाहिए। इतना कहकर उन्होंने उस सिपाही से बात की और उसे उलाहना दिया। मैं सारी बात तो समझ नहीं सका। सिपाही डच था और उसके साथ उसकी बातें डच भाषा में हुई। सिपाही ने मुझसे माफ़ी मांगी। मैं तो उससे पहले ही माफ़ कर चुका था, लेकिन उस दिन से मैंने वह रास्ता छोड़ दिया। दूसरे सिपाहियों को इस घटना का क्या पता होगा। मैं खुद होकर फिर लात किस लिए खाऊं, इसलिए मैंने घूमने जाने के लिए दूसरा रास्ता पसंद कर लिया। इस तरह मैंने हिंदुस्तानियों की दुर्दशा का ज्ञान पढ़कर, सुनकर, अनुभव करके प्राप्त किया। मैंने देखा कि स्वाभिमान की रक्षा चाहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए दक्षिण अफ्रीका उपयुक्त देश नहीं है। यह स्थिति किस तरह बदली जा सकती है, इसके विचार में मेरा मन अत्यधिक व्यस्त रहने लगा। किंतु अभी मुझे मेरा मुख्य धर्म तो दादा अब्दुल्ला के मुकदमे को ही संभालने का था और मुकदमे की तैयारी। प्रिटोरिया में मुझे जो 1 वर्ष मिला वह मेरे जीवन का अमूल्य वर्ष था। सार्वजनिक काम करने की अपनी शक्ति का कुछ अंदाज मुझे यहाँ हुआ। उसे सीखने का अवसर यही मिला। मेरी धार्मिक भावना अपने आप तीव्र होने लगी और कहना होगा कि सच्ची वकालत भी मैं यहीं सीखा। नया बैरिस्टर पुराने बैरिस्टर के दफ्तर में रहकर जो बातें सीखता है सो मैं यहीं सीख सका। यहाँ मुझ में यह विश्वास पैदा हुआ कि वकील के नाते मैं बिल्कुल नालायक नहीं रहूँगा। वकील बनने की कुंजी भी मेरे हाथ यहीं लगी। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा छोटा ना था। 40,000 पाउंड का यानी 6 लाख रुपयों का दावा था। दावा व्यापार के सिलसिले में था, इसलिए उसमें बही खाते की गुत्थियाँ बहुत थीं। दावे का आधार कुछ तो प्रॉमिसरी नोट पर और कुछ प्रॉमिसरी नोट लिख देने का वचन पलवाने का था। बचाव यह था कि प्रॉमिसरी नोट धोखा देकर लिखवाए गए थे और उनका पूरा मुआवजा नहीं मिला था। इसमें तथ्य और कानून की गलतियाँ काफ़ी थी। बही खाते की उलझनें भी बहुत थीं। दोनों पक्षों के अच्छे से अच्छे सॉलिसिटर और वरिस्टर किए गए थे, इसलिए मुझे उन दोनों के काम का अनुभव प्राप्त करने का सुंदर अवसर मिला। सॉलिसिटर के लिए वादी का मुकदमा तैयार करने तथा संग्रह करने का सारा बोझ मुझ पर था। मैंने केस में पूरी दिलचस्पी ली। मैं उसमें तन्मय हो गया। आगे पीछे के सब कागज पत्र पढ़ डाला। मौक्किल के विश्वास की और उसकी होशियारी की सीमा न थी। इससे मेरा काम बहुत आसान हो गया। मैंने बारीकी से बही खाते का अध्ययन कर लिया। बहुत से पत्र गुजराती में थे, उनका अनुवाद भी मुझे ही करना पड़ा था। इससे मेरी अनुवाद करने की शक्ति बढ़ी। मुझे स्वर्गीय मिस्टर पिंकट के शब्द याद आए। उनका अधिक समर्थन बाद में दक्षिण अफ्रीका के सुप्रसिद्ध बैरिस्टर स्वर्गीय मिस्टर लेनार्डन एक अवसर पर किया था। मिस्टर पिंकट का कथन था, तथ्य 3/4 कानून है। एक मुकदमे में मैं जानता था कि न्याय तो मौक्किल की ओर ही है, पर कानून विरुद्ध जाता दिखा। मैं निराश हो गया और मिस्टर लेनर्ड की मदद लेने दौड़ा। तथ्य की दृष्टि से केस उन्हें भी मजबूत मालूम हुआ। उन्होंने कहा, गांधी, मैं एक बात सीखा हूँ और वह यह है कि यदि हम तथ्यों पर ठीक ठाक अधिकार कर लें तो कानून अपने आप हमारे साथ हो जाएगा। इस मुकदमे के तथ्य हम समझ लें। यूँ कहकर उन्होंने मुझे एक बार फिर तथ्यों को पढ़ समझ लेने और बाद में मिलने की सलाह दी। उन्हीं तथ्यों को फिर जांचने पर, उनका मनन करने पर मैंने उन्हें विभिन्न रूप में समझा और उनसे संबंध रखने वाले एक पुराने मुकदमे का भी पता चला। तो दक्षिण अफ्रीका में चला था। मैं हर्ष विभोर होकर मिस्टर लेनर्ड के यहाँ पहुँचा। वह खुश हुए और बोले, अच्छा, यह मुकदमा हम जरूर जीतेंगे। ज़रा इसका ध्यान रखना होगा कि मामला किस जज के सामने चलेगा। दादा अब्दुल्ला के केस की तैयारी करते समय मैं तथ्य की महिमा को इस हद तक नहीं पहचान सका था। तथ्य का अर्थ है सच्ची बात। सच्चाई पर डटे रहने से कानून अपने आप हमारी मदद पर आ जाते हैं। अंत में मैंने दादा अब्दुल्ला के केस में यह देख लिया कि उनका पक्ष मजबूत है। कानून को उनकी मदद करनी ही चाहिए। पर मैंने देखा कि मुकदमा लड़ने में दोनों पक्ष जो आपस में रिश्तेदार हैं और एक ही नगर के निवासी हैं, बर्बाद हो जाएंगे। कोई कह नहीं सकता था कि मुकदमे का अंत कब होगा। अदालत में चलता रहे तो उसे जितना चाहो उतना लंबा किया जा सकता था। मुकदमे को लंबा करने में दो में से किसी एक पक्ष का लाभ ना होता, इसलिए संभव हो तो दोनों पक्ष मुकदमे का शीघ्र अंत चाहते थे। मैंने तैयब सेठ से विनती की, झगड़े को आपस में ही निपटा लेने की सलाह दी। उन्हें अपने वकील से मिलने को कहा। यदि दोनों पक्ष अपने विश्वास के किसी व्यक्ति को पंच चुन लें तो मामला झटपट निपट जाए। वकीलों का खर्च इतना अधिक बढ़ता जा रहा था कि उसमें अधिक उनके जैसे व्यापारी भी बर्बाद हो जाते। दोनों इतने चिंता के साथ मुकदमा लड़ रहे थे कि एक भी निश्चिंत होकर दूसरा कोई काम नहीं कर सकता था। इस बीच आपस में बैर भी बढ़ता ही जा रहा था। मैंने समझौते के लिए जी तोड़ मेहनत की। तैयब सेठ मान गए।
आखिर पंच नियुक्त हुए, उनके सामने मुकदमा चला। मुकदमे में दादा अब्दुल्ला जीते, पर इतने से मुझे संतोष नहीं हुआ। यदि पंच के फैसले पर अमल होता तो तैयब हाजी खान मोहम्मद इतना रुपया एक साथ दे ही नहीं सकते थे। दक्षिण अफ्रीका में बसे हुए पोरबंदर के मेमनों में आपस का ऐसा एक अलिखित नियम था कि खुद चाहे मर जाए पर दिवाला ना निकालें। तैयब सेठ 37,000 पाउंड और मुकदमे का खर्च एक मुश्त दे ही नहीं सकते थे। उन्हें ना तो एक दमड़ी कम देनी थी, ना दिवाला ही निकालना था। रास्ता एक ही था कि दादा अब्दुल्ला उन्हें काफ़ी लंबी मोहलत दें। दादा अब्दुल्ला ने उदारता से काम लिया और खूब लंबी मोहलत दे दी। पंच नियुक्त कराने में मुझे जितनी मेहनत पड़ी उससे अधिक मेहनत यह लंबी अवधि निश्चित कराने में पड़ी। दोनों पक्षों को प्रसन्नता हुई, दोनों की प्रतिष्ठा बढ़ी। मेरे संतोष की सीमा न रही। मैं सच्ची वकालत सीखा, मनुष्य के अच्छे पहलू को खोजना सीखा और मनुष्य हृदय में प्रवेश करना सीखा। मैंने देखा कि वकील का कर्तव्य दोनों पक्षों के बीच खुदी हुई खाई को पाटना है। इस शिक्षा ने मेरे मन में ऐसी जड़ जमाई कि 20 साल की अपनी वकालत का मेरा अधिकांश समय अपने दफ्तर में बैठकर सैकड़ों मामलों को आपस में सुलझाने में ही बीता। उसमें मैंने कुछ खोया नहीं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मैंने पैसा खोया, आत्मा तो खोई ही नहीं। धार्मिक मंथन। अब फिर ईसाई मित्रों के साथ अपने संपर्क पर विचार करने का समय आया है। मेरे भविष्य के बारे में मिस्टर बेकर की चिंता बढ़ती जा रही थी। वे मुझे वेलिंगटन कन्वेंशन में ले गए। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में कुछ वर्षों के अंतर से धर्म जागृति अर्थात आत्मशुद्धि के लिए विशेष प्रयत्न किए जाते हैं। इसे धर्म की पुनः प्रतिष्ठा अथवा धर्म के पुनरुद्धार का नाम दे सकते हैं। ऐसा एक सम्मेलन वेलिंगटन में था। उसके सभापति वहाँ के प्रसिद्ध धर्मनिष्ठ पादरी रेवरेंड एंडू मरे थे। मिस्टर बेकर को यह आशा थी कि इस सम्मेलन में होने वाले जागृति, वहाँ आने वाले लोगों के धार्मिक उत्साह और उनकी शुद्धता की मेरे हृदय पर ऐसी गहरी छाप पड़ेगी कि मैं ईसाई बने बिना नहीं रह सकूँगा। हम वेलिंगटन गए। मुझे सांवले साथी को साथ में रखना मिस्टर बेकर के लिए भारी पड़ गया। मेरे कारण उन्हें कई बार अड़चनें उठानी पड़ती थीं। रास्ते में पड़ाव करना था क्योंकि मिस्टर बेकर का संघ रविवार को यात्रा न करता था और बीच में रविवार पड़ता था। मार्ग में और स्टेशन पर पहले तो मुझे प्रवेश देने से इनकार किया गया और झकझक के बाद जब प्रवेश मिला तो होटल के मालिक ने भोजन गृह में भोजन कराने से इनकार कर दिया। पर मिस्टर बेकर यूँ आसानी से झुकने वाले नहीं थे। वह होटल में ठहरने वाले के हक पर डटे रहे, लेकिन मैं उनकी कठिनाइयों को समझ सका था। वेलिंगटन में मैं भी उनके साथ ही ठहरा था। वहाँ भी उन्हें छोटी छोटी अड़चनों का सामना करना पड़ता था। अपने सद्भाव से वह उन्हें छिपाने का प्रयत्न करते थे, फिर भी मैं उन्हें देख ही लेता था। सम्मेलन 3 दिन चला। मैं सम्मेलन में आने वालों की धार्मिकता को समझ सका, उसकी सराहना कर सका, पर मुझे अपने विश्वास में, अपने धर्म में परिवर्तन करने का कारण न मिला। मुझे यह प्रतीति न हुई कि ईसाई बनकर ही मैं स्वर्ग जा सकता हूँ अथवा मोक्ष पा सकता हूँ। जब यह बात मैंने अपने भले ईसाई मित्रों से कही तो उनको चोट तो पहुँची, पर मैं लाचार था। मेरी कठिनाइयाँ गहरी थीं। मैं एक ईसा मसीह ही ईश्वर के पुत्र हैं। उन्हें जो मानता है वह तर जाता है। यह बात मेरे गले उतरती न थी। यदि ईश्वर के पुत्र हो सकते हैं तो हम सब उनके पुत्र हैं। यदि ईसा ईश्वर तुल्य हैं, ईश्वर ही हैं, तो मनुष्य मात्र ईश्वर के समान है, ईश्वर बन सकता है। ईसा की मृत्यु से और अनेक रक्त से संसार के पाप धुलते हैं। इसे अक्षरशः सच मानने के लिए बुद्धि तैयार नहीं होती थी। रूप के रूप में उसमें सत्य चाहे हो। इसके अतिरिक्त ईसाइयों का यह विश्वास है कि मनुष्य के ही आत्मा है, दूसरे जीवों के नहीं, और देह के नाश के साथ उनका संपूर्ण नाश हो जाता है, जबकि मेरा विश्वास इसके विरुद्ध था। मैं ईसा को एक त्यागी, महात्मा, दैवी शिक्षक के रूप में स्वीकार कर सकता था, पर उन्हें अद्वितीय पुरुष के रूप में स्वीकार करना मेरे लिए शक्य न था। ईसा की मृत्यु से संसार को एक महान उदाहरण प्राप्त हुआ, पर उनकी मृत्यु में कोई गूढ़ चमत्कारपूर्ण प्रभाव था, इसे मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर सकता था। ईसाइयों के पवित्र जीवन में मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जो अन्य धर्मावलंबियों के जीवन में ना मिली हो। उनमें होने वाले परिवर्तनों जैसे ही परिवर्तन मैंने दूसरे के जीवन में भी होते देखे थे। सिद्धांत की दृष्टि से ईसाई सिद्धांतों में मुझे कोई अलौकिकता नहीं दिखाई पड़ी। त्याग की दृष्टि से हिंदू धर्मावलंबियों का त्याग मुझे ऊंचा मालूम हुआ।
मैं ईसाई धर्म को संपूर्ण अथवा सर्वोपरि धर्म के रूप में स्वीकार न कर सका, पर जिस तरह मैं ईसाई धर्म को स्वीकार न कर सका, उसी तरह हिंदू धर्म की संपूर्णता के विषय में अथवा उसकी सर्वोपरिता के विषय में भी मैं उस समय निश्चय न कर सका। हिंदू धर्म की त्रुटियाँ मेरी आंखों के सामने तैरा करती थी। यदि अस्पृश्यता हिंदू धर्म का अंग है तो वह सड़ा हुआ है और बाद में जुड़ा हुआ अंग जान पड़ा। अनेक संप्रदायों की अनेक जात पातों को हस्ती को मैं समझ न सका। अकेले वेदों के ईश्वर प्रणीत होने का अर्थ क्या है? यदि वेद ईश्वर प्रणीत हैं तो बाइबल और कुरान क्यों नहीं? जिस तरह ईसाई मित्र मुझे प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील थे, उसी तरह मुसलमान मित्र भी प्रयत्न करते थे। अब्दुल्ला सेठ मुझे इस्लाम का अध्ययन करने के लिए ललचा रहे थे। उनकी खूबियों की चर्चा तो वह करते ही रहते थे। मैंने अपनी कठिनाइयाँ रायचंद भाई के सामने रखी। हिंदुस्तान के दूसरे धर्मशास्त्रियों के साथ भी पत्र व्यवहार शुरू किया। उनकी ओर से उत्तर भी मिले। रायचंद भाई के पत्र से मुझे बड़ी शांति मिली। उन्होंने मुझे धीरज रखने और हिंदू धर्म का गहरा अध्ययन करने की सलाह दी। उनके एक वाक्य का भावार्थ यह था, निष्पक्ष भाव से विचार करते हुए मुझे यह प्रतीति हुई है कि हिंदू धर्म में जो सूक्ष्म और गूढ़ विचार हैं, आत्मा का निरीक्षण है, दया है, वह दूसरे धर्मों में नहीं है। मैंने सेल का कुरान खरीदा और पढ़ना शुरू किया। कुछ दूसरी इस्लामी पुस्तकें भी प्राप्त की। विलायत में ईसाई मित्रों से पत्र व्यवहार शुरू किया। उनमें से एक ने एडवर्ड मैटलैंड से मेरा परिचय कराया। उनके साथ मेरा पत्र व्यवहार चलता रहा। उन्होंने एना किंग्सफर्ड के साथ मिलकर परफेक्ट वे, उत्तम मार्ग नामक पुस्तक लिखी थी। वह मुझे पढ़ने के लिए भेजी। उसमें प्रचलित ईसाई धर्म का खंडन था। उन्होंने मेरे नाम बाइबल का नया अर्थ नाम पुस्तक भी भेजी। ये पुस्तकें मुझे पसंद आई। इनमें हिंदू मत की पुष्टि हुई और टालस्टाय की बैकुंठ तेरे हृदय में है नामक पुस्तक ने मुझे अभिभूत कर लिया। मुझ पर उसकी बहुत गहरी छाप पड़ी। इस पुस्तक की स्वतंत्र विचार शैली, इसकी प्रौढ़ नीति और इसके सत्य के सम्मुख मिस्टर कोट्स द्वारा दी गई सब पुस्तकें प्रौढ़ नीति पर गहरी छाप पड़ी। इस पुस्तक को स्वतंत्र विचार शैली, इसकी प्रौढ़ नीति और इसके सत्य के सम्मुख मिस्टर कोट्स द्वारा दी गई सब पुस्तकें मुझे शुष्क प्रतीत हुईं। इस प्रकार मेरा अध्ययन मुझे ऐसी ही दिशा में ले गया जो ईसाई मित्रों की इच्छा के विपरीत था। एडवर्ड मैटलैंड के साथ मेरा पत्र व्यवहार काफ़ी लंबे समय तक चला। कभी रामचंद भाई के साथ तो अंत तक बना रहा। उन्होंने कई पुस्तकें मेरे लिए भेजी। मैं उन्हें भी पढ़ गया। उनमें पंचीकरण, मणिरत्नमाला, योगवष्टिका, मुमुक्षु प्रकरण, हरिभद्र सूरि का षड्दर्शन समुच्चय इत्यादि पुस्तकें थीं। ईश्वर इच्छा सर्वोपरि, खबर नहीं इस युग में पल की, समझ मन को जाने कल की। मुकदमे के खत्म होने पर मेरे प्रिटोरिया में रहने का कोई कारण न रहा। मैं डरबन गया। वहाँ पहुंचकर मैंने हिंदुस्तान लौटने की तैयारी की। अब्दुल्ला सेठ मुझे बिना मान सम्मान के जाने दें, यह संभव न था। उन्होंने मेरे निमित्त से सिडनहैम में एक सामूहिक भोजन का आयोजन किया। पूरा दिन नहीं बिताना था। मेरे पास कुछ अखबार पड़े थे, मैं उन्हें पढ़ रहा था। एक अखबार के एक कोने में मैंने एक छोटा सा संवाद देखा। उसका शीर्षक था इंडियन फ्रेंचाइज, यानी हिंदुस्तानी मताधिकार। इस संवाद का आशय यह था कि हिंदुस्तानियों को नेटाल की धारा सभा के लिए सदस्य चुनने का जो अधिकार है वह छीन लिया जाए। धारा सभा में इससे संबंध रखने वाले कानून पर बहस चल रही थी। मैं इस कानून से परिचित था। भोज में सम्मिलित सदस्यों में किसी को भी हिंदुस्तानियों का अधिकार छीनने वाले इस बिल की कोई खबर न थी। मैंने अब्दुल्ला सेठ से पूछा। उन्होंने कहा, इन बातों को हम क्या जानें, व्यापार पर कोई संकट आवे तो हमें उसका पता चलता है। देखिए ना, ऑरेंज फ्री स्टेट में हमारे व्यापार की जड़ उखड़ गई। उसके लिए हमने मेहनत की, पर हम तो अपंग ठहरे। अखबार पढ़ते हैं तो उसमें भी सिर्फ भाव ताव की बातें ही समझ पाते हैं। कानूनी बातों का हमें क्या पता चले। हमारे आँख कान तो हमारे गोरे वकील हैं। मैंने पूछा, पर यहाँ पैदा हुए और अंग्रेज़ी जानने वाले इतने सारे नौजवान हिंदुस्तानी हैं, वह यहाँ क्या करते हैं? अब्दुल्ला सेठ के माथे पर हाथ रखकर कहा, मेरे भाई, उनसे हमें क्या मिल सकता है? वह बेचारे इसमें क्या समझें? वह तो हमारे पास भी नहीं फटकते, और सच पूछो तो हम भी उन्हें नहीं पहचानते। वह ईसाई हैं, इसलिए पादरियों के पंजे में हैं, और पादरी सब गोरे हैं जो सरकार के अधीन हैं।
मेरी आंखें खुल गईं। इस समाज को अपनाना चाहिए। क्या ईसाई धर्म का यही अर्थ है? वह ईसाई हैं, इससे क्या हिंदुस्तानी नहीं रहे और परदेसी बन गए? किंतु मुझे तो वापस स्वदेश जाना था, इसलिए मैंने उपर्युक्त विचारों को प्रकट नहीं किया। मैंने अब्दुल्ला सेठ से कहा, लेकिन अगर यह कानून इसी तरह पास हो गया तो आप सबको बड़ी मुश्किल में डाल देगा। यह तो हिंदुस्तानियों की आबादी को मिटाने का पहला कदम है, इसमें हमारे स्वाभिमान की हानि है। हो सकती है, परंतु मैं आपको फ्रेंचाइज, इस तरह अंग्रेजी भाषा के कई शब्द अपना रूप बदल कर देशवासियों में रूढ़ हो गए थे। मताधिकार कहो तो कोई समझता ही नहीं था। का इतिहास सुनाऊं? हम तो इसमें कुछ भी नहीं समझते, पर आप यह तो जानते ही हैं कि हमारे बड़े वकील मिस्टर स्कम्ब हैं, वह ज़बरदस्त लड़वैया हैं। उनके और यहाँ के जेटी इंजीनियर के बीच खासी लड़ाई चलती है। मिस्टर स्कम्ब के धारा सभा में जाने में यह लड़ाई बाधक होती थी। उन्होंने अपनी स्थिति का ज्ञान कराया। उनके कहने से हमने अपने नाम मतदाता सूची में लिखवाए और अपने सब मत मिस्टर स्कम्ब को दिए। अब आप देखेंगे कि हमने अपने इन मतों का मूल्य आपकी तरह क्यों नहीं आंका, लेकिन अब हम आपकी बात समझ सकते हैं। अच्छा तो कहिए, आप हमें क्या सलाह देते हैं? दूसरे मेहमान इस चर्चा को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उनमें से एक ने कहा, मैं आपसे सच बात कहूं, अगर आप इस स्टीमर में ना जाएं और एक आध महीना रुक जाएं तो आप जिस तरह कहेंगे हम लड़ेंगे। दूसरे सब एक साथ बोल उठे, यह बात सच है अब्दुल्ला सेठ, आप गांधी भाई को रोक लीजिए। अब्दुल्ला सेठ उस्ताद ठहरे। उन्होंने कहा, अब उन्हें रोकने का मुझे कोई अधिकार नहीं, अथवा जितना मुझे है उतना ही आपको भी है, पर आप जो कहते हैं सो ठीक है। हम सब उन्हें रोक लें, पर ये तो बैरिस्टर हैं, इनकी फ़ीस का क्या होगा? मैं दुखी हुआ और बात काट कर बोला, अब्दुल्ला सेठ, इसमें मेरी फ़ीस की बात ही नहीं उठती। सार्वजनिक सेवा की फ़ीस कैसी? मैं ठहरूँ तो एक सेवक के रूप में ही ठहर सकता हूँ। मैं इन सब भाइयों को ठीक से पहचानता नहीं, पर आपको भरोसा हो कि वे सब मेहनत करेंगे तो मैं एक महीना रुक जाने के लिए तैयार हूँ। यह सच है कि आपको मुझे कुछ भी नहीं देना होगा, फिर भी ऐसे काम बिल्कुल बिना पैसे के तो नहीं हो सकते। हमें तार करने होंगे, कुछ साहित्य छापना पड़ेगा, जहाँ तहाँ जाना होगा, उसका गाड़ी किराया लगेगा। संभव है इसमें स्थानीय वकीलों की भी सलाह लेनी पड़े। मैं यहाँ के कानूनों से परिचित नहीं हूँ, मुझे कानून की पुस्तकें देखनी होंगी। इसके सिवा ऐसे काम एक हाथ में नहीं होते, बहुतों को उनमें जुड़ना चाहिए। बहुत सी आवाज़ें एक साथ सुनाई पड़ी, खुदा की मेहरबानी, पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, लोग भी बहुत हैं, आप रहना कबूल कर लें बस। सभा न रही, उसने कार्यकारिणी समिति का रूप ले लिया। मैंने सलाह दी कि भोजन से जल्दी निपट कर घर पहुंच जाना चाहिए। मैंने मन में लड़ाई की रूपरेखा तैयार कर ली। मताधिकार कितनों को प्राप्त है सो जान लिया और मैंने एक महीना रुक जाने का निश्चय किया। इस प्रकार ईश्वर ने दक्षिण अफ्रीका में मेरे स्थायी निवास की नींव डाली और स्वाभिमान की लड़ाई का बीज रोपा गया। नेटाल में बस गया। सन 1893 में सेठ हाजी मोहम्मद हाजी दादा नेटाल के हिंदुस्तानी समाज के अग्रगण्य नेता माने जाते थे। संपातिक स्थिति में सेठ अब्दुल्ला हाजी आदम मुख्य थे, पर वे और दूसरे लोग भी सार्वजनिक कामों में सेठ हाजी मोहम्मद को ही पहला स्थान देते थे। अतएव उनके सभापतित्व में अब्दुल्ला सेठ के घर एक सभा हुई। उसमें फ्रेंचाइज बिल का विरोध करने का निश्चय किया गया। स्वयं सेवकों के नाम लिखे गए। इस सभा में नेटाल में पैदा हुए हिंदुस्तानियों को अर्थात ईसाई नौजवानों को इकट्ठा किया गया। मिस्टर पॉल डर्बन को अदालत के दुभाषिया थे। मिस्टर सुभान गाडफ्रे मिशन स्कूल के हेडमास्टर थे, वह भी सभा में उपस्थित रहे और उनके प्रभाव से उस समाज के नौजवान अच्छी संख्या में आए थे। ये सब स्वयंसेवक बन गए। इस प्रकार सार्वजनिक काम के लिए न्योते जाने और उसमें हाथ बटाने का उनका यह पहला अनुभव था। उपस्थित संकट के सामने नीच ऊंच, छोटे बड़े, मालिक नौकर, हिंदू मुसलमान, पारसी ईसाई, गुजराती मद्रासी, सिंधी आदि भेद समाप्त हो चुके थे। सब भारत की संतान और सेवक थे। बिल का दूसरा वाचन हो चुका था या होने वाला था। उस समय धारा सभा में किए गए भाषणों में यह टीका थी कि इतने कठोर कानून का भी हिंदुस्तानियों की ओर से कोई विरोध नहीं हो रहा है। यह हिंदुस्तानी समाज की लापरवाही और मताधिकार का उपभोग करने की उनकी अयोग्यता का प्रमाण है। मैंने सभा को वस्तुस्थिति समझाई। पहला काम तो यह सोचा गया कि धारा सभा के अध्यक्ष को ऐसा तार भेजा जाए कि वे बिल पर अधिक विचार करना मुलतवी कर दें। इसी आशायक तार मुख्यमंत्री सर जॉन रॉबिन्सन को भेजा और दूसरा दादा अब्दुल्ला के मित्र
नाते मिस्टर एस्कम को भेजा गया। इस तार के जवाब में अध्यक्ष का तार मिला कि बिल की चर्चा 2 दिन के लिए मुलतवी रहेगी। सब खुश हुए। प्रार्थना पत्र तैयार किया गया, उसकी 3 प्रतियां भेजनी थी। प्रेस के लिए भी प्रतियां तैयार करनी थी। प्रार्थना पत्र पर भी जितनी मिल सकें उतनी सहियां लेनी थी। यह सारा काम एक रात में पूरा करना था। शिक्षित स्वयंसेवक और दूसरे लोग लगभग सारी रात जागे। उनमें अच्छे अक्षर लिखने वाले मिस्टर आर्थर नाम के एक वृद्ध सज्जन थे। उन्होंने सुंदर अक्षरों में प्रार्थना पत्र की प्रति तैयार की। दूसरों ने उसकी दूसरी प्रतियां तैयार की। एक बोलता जाता, 5 लिखते जाते थे। यूँ एक साथ 5 प्रतियां लिखी गईं। व्यापारी स्वयंसेवक अपनी अपनी गाड़ियां लेकर अथवा अपने खर्च से गाड़ियां किराए पर लेकर सहिया लेने के लिए निकल पड़े। प्रार्थना पत्र गया, अखबारों में छपा, उस पर अनुकूल टीकाएँ हुई। धारा सभा पर भी असर हुआ, उसकी चर्चा भी खूब हुई। प्रार्थना पत्र में दी गई दलीलों का खंडन करने वाले उत्तर दिए गए, पर वे देने वालों को भी लचर जान पड़े। बिल तो पास हो गया। सब जानते थे कि यही नतीजा निकलेगा, पर कौम में नवजीवन का संचार हुआ। सब कोई यह समझे कि हम एक कौम हैं, केवल व्यापार संबंधी अधिकारों के लिए ही नहीं बल्कि कौम के अधिकारों के लिए भी लड़ना हम सबका धर्म है। उन दिनों लॉर्ड रिपन उपनिवेश मंत्री थे। उन्हें एक बहुत बड़ी अर्जी भेजने का निश्चय किया गया। इस अर्जी पर यथासंभव अधिक से अधिक लोगों की सहियां लेनी थी। यह काम एक दिन में तो हो ही नहीं सकता था। स्वयंसेवक नियुक्त हुए और सब ने काम निपटाने का जिम्मा लिया। अर्जी लिखने में मैंने बहुत मेहनत की। जो साहित्य मुझे मिला सो सब पढ़ गया। हिंदुस्तान में हम एक प्रकार के मताधिकार का उपयोग करते हैं। सिद्धांत की इस दलील को और हिंदुस्तानियों की आबादी कम है, इस व्यवहारिक दलील को मैंने केंद्र बिंदु बनाया। अर्जी पर 10,000 सहियाँ हुई। एक पखवाड़े में अर्जी भेजने लायक सहियाँ प्राप्त हो गई। इतने समय में नेटाल में 10,000 सहियाँ प्राप्त की गईं। इसे पाठक छोटी मोटी बात न समझे। सहियाँ समूचे नेटाल से प्राप्त करनी थी। लोग ऐसे काम से परिचित थे। निश्चय यह था कि सही करने वाला किस बात पर सही कर रहा है, इसे जब तक वह समझ ना लें तब तक सही नहीं ली जाए। इसलिए खासतौर पर स्वयंसेवकों को भेज कर ही सहियाँ प्राप्त की जा सकती थी। अर्जी गई, उसकी 1,000 प्रतियां छपवाई थी। उस अर्जी के कारण हिंदुस्तान के आम लोगों को नेटाल का पहली बार परिचय हुआ। मैं जितने अखबारों और सार्वजनिक नेताओं के नाम जानता था उतनों को अर्जी की प्रतियां भेजी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस लेख पर अग्रलेख लिखा और हिंदुस्तानियों की मांग का अच्छा समर्थन किया। विलायत में भी अर्जी की प्रतियां सब पक्षों के नेताओं को भेजी गई थी। वहाँ लंदन के टाइम्स का समर्थन प्राप्त हुआ। इससे आशा बधी कि बिल मंजूर ना हो सकेगा। अब मैं नेटाल छोड़ सकूं ऐसी मेरी स्थिति नहीं रही। लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और नेटाल में ही अस्थायी रूप से रहने का अत्यंत आग्रह किया। मैंने अपनी कठिनाइयां बताई। मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे सार्वजनिक खर्च पर नहीं रहना चाहिए। मुझे अलग घर बसाने की आवश्यकता जान पड़ी। उस समय मैंने यह माना था कि घर भी अच्छा और अच्छी बस्ती में लेना चाहिए। मैंने सोचा कि दूसरे बैरिस्टरों की तरह मेरे रहने से हिंदुस्तानी समाज की इज्जत बढ़ेगी। मुझे लगा कि ऐसा घर मैं साल में 300 पाउंड के खर्च के बिना चला ही नहीं सकूंगा। मैंने निश्चय किया कि इतनी रकम की वकालत की गारंटी मिलने पर ही मैं रह सकता हूं और वहां वालों को इसकी सूचना दे दी। इस चर्चा का परिणाम यह निकला कि कोई 20 व्यापारियों ने मेरे लिए 1 वर्ष का वर्षासन बांध दिया। इसके उपरांत दादा अब्दुल्ला विदाई के समय मुझे जो भेंट देने वाले थे उसके बदले उन्होंने मेरे लिए आवश्यक फर्नीचर खरीद दिया और मैं नेटाल में बस गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।